हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई के श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछला क्लास हम लोगों ने 1 से लेकर 5 पैराग्राफ तक पढ़ा था। ठीक है, और उसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना अप्रॉक्सीमेट हो सके। तो 6 नंबर पैराग्राफ से चलते हैं। ठीक है, पहले इंडिया के बारे में किससे जाने, वो फैमिली डॉक्टर से जाने, अपने मम्मी पापा से जाने, और बहुत कुछ उन्होंने यहाँ के बारे में सुन रखा था। लेकिन बाद में जैसे ही यहाँ पे आती है तो यहाँ के हालातों को देखते हुए वो महसूस करती है कि जितना हम सुने थे किसके बारे में, इंडिया के बारे में, उस टाइप का इंडिया दिख नहीं रहा है। तो कई सारी तमाम चीज़ें की मैंने वर्णन किया था पिछले क्लास में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहता है द प्लान देन, 6 नंबर में, प्लान देन वॉज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इंडिया वुड रिवेल immediately against England and compel her by this complication to see her free. They would not be forced as they declare they had been in the First World War to fight at England's command. क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय किधर से लड़े थे? इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। उनको लालच दिया गया था। किस चीज़ का लालच दिया गया था? कि अगर आप मुझे प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करेंगे तो हम आपके स्टेट को क्या करेंगे? फ्री करेंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तमाम सारी चीज़ें की गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस बार क्या हुआ है कि प्लान हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ गया। लिखा है ना कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो प्लान यह भारतीय लोगों का था कि इंडिया जो है रिबेल करेगा। रिबेल का मतलब क्या? अगेंस्ट जाएगा, विद्रोह करेगा। ठीक है, किसके अगेंस्ट करेगा? इंग्लैंड के अगेंस्ट करेगा। एंड कहता है कि कॉम्पेल हर बाय दिस कॉम्प्लिकेशन, और इसको क्या करेगा? कॉम्पेल करेगा, मतलब रेसिस्ट करेगा कि टू सेट हर फ्री, और उसे क्या करे? फ्री करे। किसको? इंडिया को। ठीक है, जब अब भारतीय भी क्या थे? ये मौका के तलाश में थे कि कब इंग्लैंड युद्ध में क्या करेगा? उलझेगा, और इस पर हम क्या करेंगे? फोर्स करेंगे। किसको? इंग्लैंड वाले को, कि हमें क्या कर दे? आज़ाद कर दे। तो प्लान यही भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो क्या हुआ कि हम उसे कॉम्पेल करेंगे, इंग्लैंड के अगेंस्ट में क्या होंगे? खड़े होंगे कि हम लोग को क्या करो? आज़ाद करो। ठीक है, कह रहा है कि और वो लोग हमें फोर्स नहीं करेगा। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड, है ना। दे डिक्लेयर दे हैव बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में क्या किए थे हम लोगों ने? किसके तरफ से लड़े थे? इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। तो इस बार इंग्लैंड हमें फोर्स नहीं करेगा कि क्या करो तुम इंग्लैंड के कमांड के अनुसार, इंग्लैंड के निर्देश के अनुसार क्या करो? युद्ध में लड़ो। ठीक है, 2 मौका की तलाश में था। प्लान क्या था कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ हम लोग किसके अगेंस्ट जाएंगे? इंग्लैंड के अगेंस्ट जाएंगे। क्या डिमांड करेंगे? कि हम लोग को आज़ादी दे दिया जाए। और क्या था दूसरा प्लान? कि अगर वो मुझे फोर्सफुली इंग्लैंड के कमांड, मतलब इंग्लैंड के दिशा निर्देश के अनुसार अगर लड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये हम डिक्लेयर करेंगे कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ठीक है, कहता देन आई आस्क्ड। ठीक है, वो कौन? देन आई आस्क्ड कौन पूछी? लेखिका पूछी, परलेस बक पूछी। कहता है एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर विश टू फाइट एस इंग्लैंड साइड और अनदर हर अगेंस्ट हर। लेखिका पूछती है तो, कहते हैं ना कोई बात को सुन के आदमी बोलता है तो, है ना। तो वही वाला बात को सुन के बोली कौन? तो परलेस बक। तो यहाँ का जो यंग इंडिया था प्राउड के साथ कह रहा है, गर्व के साथ कह रहा है कि ये हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे कि किसी और की तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, 8 नंबर पैराग्राफ में कि यह हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लैंड के खिलाफ लड़ना है या इंग्लैंड के साथ लड़ना है। ठीक है, 9 नंबर में आइए। कहता है कि व्हाट दे डिड नॉट रेकॉन व्हेन द टाइम केम वाज द सवेजरी ऑफ नाजिम एंड द एग्रेशन ऑफ जापान इन एशिया व्हेन दे प्रिसीव्ड दैट दे मस्ट चूज बिटवीन द एक्सेस एंड इंग्लिश दे चूज द इंग्लिश अवेयर इन द स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्टिस एंड वेयर चूजिंग बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो रेकॉन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, चाहे अनुमानित करना। ठीक है, तो कहता है कि 9 नंबर पैराग्राफ में आइए। 8 नंबर पैराग्राफ तक क्या कर रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसकी ओर से लड़ना है, किसकी ओर से नहीं लड़ना है। लेकिन 9 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं
कि यह अनुमानित भी नहीं किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह की बर्बरता हो रही है। एक तरह से सवेजरी ऑफ नाजिम, सवेजरी का मतलब होता है बर्बरता, क्रूरता, नाजिम का, ठीक है। नाजिम कहाँ था? नाजिम जो था वो कौन था? हिटलर, जर्मनी के तानाशाह, उसका गुट एक तरफ, ठीक है, और एक धुरी राष्ट्र है, एक मित्र राष्ट्र है, इंग्लिश है। तो दो गुट में बट गया था, एक एक्सिस में बट गया था धुरी राष्ट्र में, और एक इंग्लिश में जिसको मित्र राष्ट्र कहता है। दो ग्रुप में बट गया था। कहता है कि दोनों तरफ से चल रहा है। एक क्या चल रहा है कि अग्रेशन ऑफ जापान इन एशिया। कहता है कि जापान पहले बहुत शक्तिशाली था, अभी भी है, हम लोग से कम 10 साल 15 साल आगे चल रहा है, इतना उसके पास विकसित है। 1945 में जबकि उस पर 2 परमाणु बम गिरा, उसके बाद भी वो संभल गया और हम लोग से 10 से 15 साल आगे है, मान के चलना पड़ेगा। वहाँ के लोग इतना सिंसियर हैं जापान के कि वो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या है? जात पात, जाति धर्म, ऊंच नीच में फंसे रहो। एक बाप कमाने वाला बेटा बैठ के खाएगा, दादा मुखिया परदादा हो गया तो 3 पीढ़ी खाना ही नहीं है। नेता का देख लो बैंक बैलेंस कितना है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो इस चलते हम लोग से आगे है। उस समय वो क्या था? बहुत पावरफुल था जापान, अमेरिका जैसे देश को पानी छक्का छुड़ाया हुआ था, ठीक है। एशिया में उसका जापान का क्या चल रहा था? वर्चस्व चल रहा था। एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है कौन? जापान। और नाजिज्म जो है जर्मनी वाला था। तो दोनों क्या कर रहा था? काफ़ी ज़्यादा मतलब युद्ध में इन्वॉल्व था। तो अब एक्सिस हो गया, एक्सिस का मतलब क्या? धुरी राष्ट्र, और इंग्लिश वाला हो गया जो मित्र राष्ट्र। अब दोनों में से चुनना है किसको? भारत को, कि जाएगा किधर, ठीक है। तो इंडिया चूज इंग्लिश, इंडिया किसको चूज करता है? फिर से इंग्लैंड को चूज करता है, यह जानते हुए भर में कि उसने साथ क्या किया है? मेरे साथ बहुत अन्याय किया है ना, बहुत मेरे साथ क्या किया है, मतलब बर्बरता किया है। लेकिन इसको यह चूजना था कि क्रूरता और सभ्यता में से तुम किसे पसंद करते हो। तो इंडिया जाके फाइनली किसे सपोर्ट किया? इंग्लैंड को सपोर्ट किया, ठीक है। कहा जा रहा है कि दे पोस्टपोन्डेड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, गांधी जी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ऑन कंट्री अंटिल द वार वॉज ओवर, एंड बाय देन द वाइजेस्ट मैन इन इंग्लैंड, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, रिटर्न टू इंडिया फॉर टू हर पीपल इन स्पाइट ऑफ ऑल opposition फ्रॉम Englishmen and others who did not have sufficient understanding of Asia know that wisdom was। ठीक है। कहता है कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया था, क्या आज़ादी का प्लान बनाया था? हाँ, कि उधर इंग्लैंड युद्ध में फंसा रहेगा, इधर क्या करने का? इसका पत्ता साफ कर देने का। वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, पोस्टपोन्ड प्लान हो गया। अब बताओ कि गांधी जी, एक चीज़ आजकल की युवा पीढ़ी को ये समझ में नहीं आता है कि देश आज़ाद कैसे हुआ। कितने लोग जान दिए हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कितना गोलियां खाया है, कितना लोग फांसी पे चढ़ा है, कितना झेला है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। और इसके मुद्दे आज के ज़माने में छोटे छोटे जो कुछ लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको नहीं पता है, गांधी जी को भी गाली देता है। समझ रहे हो बात को? लोग बोलता है कि सत्य और अहिंसा के बल पे थोड़े ना हमें आज़ादी मिल जाता। उस समय इतना पावरफुल था अमेरिका और इंग्लैंड कि जहाँ तुम करता वहीं पे यहाँ ख़त्म कर देता लोगों को। 1945 में परमाणु बम गिरा सकता है वहाँ पे, कहाँ? जापान में। इधर नहीं गिरा सकता था। अगर तुम अमेरिका के अगेंस्ट चला जाता, अभी मान लिया कि युद्ध छिड़ा एक्सिस में और किस में? मित्र राष्ट्र में। तो इंग्लैंड और अमेरिका एक तरफ से लड़ रहा था, जापान और जर्मनी सब एक तरफ से लड़ रहा था। तो मान लिया जाए कि तुम सपोर्ट करते जापान को, चाहे उसको, अब इंग्लैंड वाले चाहे दोनों मिलकर अगर इधर यहाँ के जनता को हानि पहुँचाता तो बहुत साल देश पीछे चला जाता। लेकिन यह माइंड सेट का बात है जो गांधी जी जाके इंग्लैंड में वहाँ के लोगों की मानसिकता को जाना, आखिर में इंग्लैंड के लोगों का मतलब मनसा क्या है, फिर वहाँ से आए, अपने देश में पूरे लोगों को घूमें। ये ठीक है कि ज़्यादा अहिंसावादी होना उचित नहीं है। ये अहिंसा का मार्ग अपनाया अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, ना कि आप उसमें ताकि बम और गोली के हथियार पर युद्ध जीत सकते थे। हम लोग पास था ही कुछ नहीं, हम लोग तो था ही कुछ नहीं, तो कहाँ से लड़ लेते? तो वही बता रहे हैं कि जो हम लोग का प्लान था वो पोस्टपोन किया गया
और गांधी जी अपना काम करते रहे, है ना, अपने देश में। और कहता है कि जब युद्ध खत्म हुआ दबार जोभर, फिर वहाँ पे अपने गांधी जी जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड में, और वाइजमेंट का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि फिर वापस आते हैं अपने लोगों के बीच में, और कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड में अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग टू एशिया नो व्हाट द विजडम वाज। कहते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि अपने ही लोग उनको नहीं मानते थे गांधी जी को कि हाँ इतना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। बाहर गए इंग्लैंड में, गांव में, वहाँ से फिर लोगों को लौटे, और यहाँ पे उन्होंने अपोज भी किया, किसको, इंग्लैंड वाले को, और बोला भी अपने देश में जो थे इंग्लैंड जो, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें वाकई में एशिया के, वाकई में भारतीयों का तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई बाहर गांव से आके यहाँ बांटे देश को, और यहाँ के लोग हैं, किसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उसे। गांधी जी इंग्लैंड चले गए, वहाँ का माइंडसेट रह गए, वहाँ पढ़ लिख लिए, वहाँ का कल्चर जान गए, वहाँ से आ गए, अपना देश भ्रमण किए, तो डेप्थ नॉलेज किनके पास था, गांधी जी के पास। एक व्यक्ति यहाँ पे आया है इंग्लैंड, अंग्रेज उठ के यहीं पे शासन कर रहा है, उसे जैसे मन तैसे बांट के चला जाए। तो गांधी जी इस चीज़ को भी अति करते हैं, अपोज करते हैं कि तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, किसके बारे में, एशिया के बारे में, है ना। ये सब सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। कहता है कि नॉट इवन चर्चिल प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ पार्सली फुलफिल्ड एट दैट कुड प्रिवेंट द इनविटेबल। तो यहाँ पे गांधी जी को ताना दिया गया, किसके द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। चर्चिल का नाम सुने हैं? तुम लोग कैसा पढ़ाई करके आए हो 10th और अथी, हमें पता ही नहीं चलता। CBSE के विद्यार्थी हो, ये सब सारी चीज़ें नहीं पता होता है। नहीं, विंस्टन चर्चिल का नाम नहीं सुने हो? गांधी जी एक ही धोती बेचारा पहनते थे और वही धोतियाँ लपेटते थे। तो जब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, राउंड टेबल का जब सम्मेलन था, पढ़े होगे तुम लोग हिस्ट्री में, तो जब राउंड टेबल का सम्मेलन था तो गांधी जी जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो यही विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कह के चिढ़ाया था, है ना। क्या बोला था विंस्टन चर्चिल? अर्धनंगा फकीर, मतलब नंगा नहीं, अर्धनंगा हो और ऊपर से क्या हो, फकीर हो। इतना कि सब फेमस बात पढ़ना रहता है 9th 10th में। तो गांधी जी ने अपोज किया किसको, इंग्लैंड वाले लोगों को। क्या बोला कि तुम्हें इस बारे में, एशिया के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। अब एशिया उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बर्मा के सभी हिस्सा एक ही था, ठीक है। बाद में जाके वो बांटा वो अलग चीज़ है। यहाँ पे चर्चिल गांधी जी को सुनाता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ब्लड बाथ होगा। ब्लड बाथ मतलब क्या, खून की नदियाँ बहेगी, ठीक है। प्रोफेसी मतलब अपना भाषण में बोलता है, कहता है कि पार्टली फुलफिल दैट, कहता है कि प्रिवेंट दैट इनविटेबल, और कहता है कि अब ब्लड बाथ को रोका नहीं जाएगा। इनविटेबल के मतलब जिसे टाला नहीं जा सके, ठीक है। कहता है कि इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड, कहता है कि एंड पीजेंट इंटेलेक्चुअल वेयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ओल्ड इनविजिबल कॉम्बिनेशन। कहता है कि इंडिया ने भी अपनी आज़ादी के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, इस मौके का बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। और गांधी जी ने एक चीज़ बड़ा अच्छा काम किया कि जैसे अपना देश क्या है, समझो कि 1947 के आसपास अपना देश क्या होगा, कृषि प्रधान देश था। खेती बाड़ी से जो जिसको उपज के आता था वही लोग खाते पीते थे और रहते थे। तो उसमें किसान वर्ग का संख्या ज़्यादा था। और गांधी जी 1917 से चंपारण सत्याग्रह किए हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन किए हैं, है ना। तो बहुत सारे छोटा छोटा आंदोलन कर चुके थे, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, ये सब, दांडी मार्च हुआ था ना। तो इतना देश घूमे हुए थे। तो उन्होंने एक बढ़िया काम किया कि पढ़े लिखे लोग और जो बेचारा किसान है, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, उनको एक जगह सूत्र में बांध दिया। किसके लिए? अपने देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने एक बढ़िया काम किया, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया हैड वेटेड, तो हो गया। कहता है कि ओल्ड इनविजिबल कॉम्बिनेशन, कहता है कि इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो इफ वेरी बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी बोर्न द ग्रेट टुगेदर फॉर देयर कंट्री। दिस होल्ड वॉज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ एंड ही अचीव्ड दिस एंड विदाउट वार। तो यही बात इन्होंने लिखा है कि गांधी जी के पास इतना स्ट्रेंथ था, गांधी जी के बात में इतना दम था
कि वहाँ से यही विंस्टन चर्चिल, जहाँ यहाँ पे वायसराय वगैरह नाम सुना होगा, तुम नाम सुने, इतिहास में पढ़े हो? वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम वेंटिक, ये सब नहीं पढ़े हो? अच्छा कोई बात नहीं। तो लॉर्ड वायसराय जो है था, मतलब जो भी है, इंग्लैंड से शासन चल रहा है मान लिया जाए। अब बोलेगा सर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री में चले जाते हैं, हमें जो मज़ा आता है वहीं पढ़ाते हैं, लगता है कि लोगों को ये जानना चाहिए, पढ़ाते हैं। मान लिया कि इंग्लैंड का यहाँ रूलिंग पार्टी है और यहाँ इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में मान लिया कि बिहार में उसका कोई एक प्रतिनिधि है, वायसराय के रूप में काम करे, गवर्नर जनरल के रूप में काम करे। इधर हैदराबाद इधर होगा, ठीक है, इधर है हैदराबाद मैप में, इधर कर्नाटक, बॉम्बे। तो कुछ इसके प्रतिनिधि होंगे जो भारत में काम कर रहे होंगे, शासन को चला रहे होंगे। तो यहीं पे विंस्टन चर्चिल मना किया था, किससे? ये सबसे, गांधी जी से बात करने के लिए, ठीक है, गांधी जी से बात करने के लिए मना किया था, क्योंकि गांधी जी में इतना बात का कैपेसिटी था, बात करने का जो क्षमता था, लोगों को कन्विंस करने का क्षमता था, कि अगर मान लिया जाए कि कोई गांधी जी वगैरह ब्लैंक चेक पे अगर दे दे कि बेचारा साइन करना है, तो तुम लोग साइन करके दे दोगे और बाकी चेक भर के क्या करेंगे, भुगतान कर लेंगे। एग्जाम्पल दिया था किसने? इसने। तो गांधी जी में वह स्ट्रेंथ था कि लोगों को इकट्ठा कर सकता था, लोगों को समझा सकता था, अपनी बातों को उन्होंने दिल और दिमाग में रखवाया। तभी जाके क्या हुआ कि, और उन्होंने बताया कि किसान और पढ़े लिखे लोग दोनों जब तक सामने अपने नहीं होंगे तो तब तक क्या होगा, काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया। और अंत में जब 1947 देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग बिना किसी देश से युद्ध लड़े हुए क्या कर गए, आज़ाद कर गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि पार्टीशन हो गया। पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, देश और भी ज़्यादा डेवलप होता। आज बड़े बड़े देश को टक्कर दे रहे होते हैं, चाइना हो, अमेरिका हो। अभी क्या हो गया, फूट डालो शासन करो, है ना। तो अभी वही है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ किसी को, है ना, करता रहता है अमेरिका वाला। वो नहीं चाहता कि कोई बाहर आगे निकले। तो ये सब चलता रहेगा, आगे जितने दिन वाले जितना दिन है वो चलता रहेगा। वो गलती हुआ पार्टीशन के समय में, लोग समझा नहीं। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पे बात बोलते हैं, कहता है कि परहैप्स वी अमेरिकन डू नॉट येट फुल्ली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच दस विनिंग हर फ्रीडम beside her mighty triumph of bloodless revolution. Our war of independence rings in the size and concept. India has taught humanity a lesson, and it is our peril if we do not learn it. The lesson that war and killing achieve nothing but loss, and that a noble end is assured only if the means to attain an hour of peace of with the almost noble. कहता है कि यह जो ब्रिटेन है, कौन ब्रिटेन? इंग्लैंड। इसके देश में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। समझ रहे बात को? छोटा सा देश यूरोप का, इत्तू सा देश, और पूरा जितना भी वर्ल्ड का जो कंट्री है सब पे उन्होंने राज किया। ऑस्ट्रेलिया पे राज किया, अमेरिका पे राज किया, भारत पे राज किया, चाइना पे राज किया। कोई ऐसा देश नहीं जिसको नहीं छोड़ा। छोटा मोटा छोड़ दो, वो अलग बात है, नेपाल है ना, नेपाल भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था कुछ कुछ उसका, तो उस पर क्या करना। तो ये भी अमेरिका जो है जहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से, है ना। तो इन्होंने बात बोला कि एक ग्रेट लेसन दिया, कौन? भारतीयों ने। क्या लेसन दिया? कि ऐसे भी देश आज़ाद हो सकता है ब्लडलेस, जहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हो। समझे बात को? और यह ग्रेट लेसन ना ही अमेरिका ने सीखा, ये भी नहीं सीखा। ये 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ, हमसे पहले हो गया, तभी इतना डेवलप है। हम जाके कब हुए हैं? 1947 में। कितना साल का गैप है? 280 साल के गैप है आसपास में, ठीक है। तो 280 साल मायने रखता है। तो 1776 को जब हुआ तो यहाँ भी लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाके हम लोग वो क्या हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ। यहाँ जब 1947 में आज़ाद हुए तो कोई ब्लडलेस हुआ, मतलब किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथली हो गया। तो यह लेसन भारतीयों से सीखना चाहिए। किसको?
अमेरिका को चाहे अन्य किसी देश को, यही बात बोल रहे हैं। किधर गया हैं? और कहता है कि हाँ एक चीज़ और है, इन्होंने मानवता का भी पाठ पढ़ाया। किसने? भारत ने। कि अगर आप युद्ध लड़िएगा तो युद्ध में क्या होगा? लॉस होगा। कोशिश कीजिए कि जितना लड़ाई झगड़ा हो उसको अवॉइड किया जा सके। लड़ाई झगड़ा में है क्या? सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो वही कह रहे हैं कि भारत ने एक मानवता का पाठ पढ़ाया लोगों को कि अगर आप युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होंगे? लॉस लगेगा। अब देखिएगा कभी कभी दो फैमिली जो होते हैं आसपास के लड़ जाते हैं, उतना छोड़ो ना, भाई भाई में लड़ जाता है। अगर एक ही बाप के दो बेटे हैं, ज़मीन का टुकड़ा के लिए हो जाए, किसी चीज़ के लिए हो जाए, जब वो लड़ता है तो दोनों भाई 5-5 साल 10-10 साल पीछे चला जाता है। जान माल का तो क्षति होता ही है, झगड़ा खपत लॉस तो होता ही है, लेकिन वो बहुत पीछे चला जाता है। तो लड़ाई झगड़े और युद्ध वगैरह में कुछ रखा हो नहीं है। कोई गाली भी दे दे तो सुन के आराम से निकल जाइएगा। हो सकता है 5-10 मिनट के लिए बुरा लगा हो। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये बात जान जाओ। यही मेरा मोटो है, चाहे कोटेशन कह लो कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वो ज़िंदगी भर उसको तकलीफ़ होगा। अभी मुझे कोई जिससे से झगड़ा हो जाए, चलो भाई लड़ाई झगड़ा होगा, वो मारा हम भी मारे, 5 मिनट बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, भी हो जाएगा। ज़िंदगी में जब वो सफल होइएगा तो जब जब आपको नाम भी उसको याद आएगा ना, तब तक उसको अंदर परेशानी होगा, तब तक उसे लगेगा कि नहीं हम हारे वो जीता है। तो कहीं लिख लीजिएगा कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। कुछ भी हो, पढ़ाई हो लिखाई हो, वहाँ पे आपको सक्सेस करना ही करना है। आप चाहे जिस फील्ड में रहें, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। को क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखो 8-9 विद्यार्थी के साथ भी जुड़े हुए, लेकिन वो समझ में नहीं आता है उन लोगों को कि किसके लिए जुड़े हैं। काम करना चाहिए ना आदमी को। 1 महीना 1.5 महीना समय बचा हुआ, अरे पास तो सब कर जाएगा, कोई एक विद्यार्थी भी फेल नहीं होगा। वैसा ही फूटी किस्मत है जिसको रोल नंबर भी ठीक से भरने नहीं आता, वो फेल होगा। हाँ कुछ करेगा तो फेल होगा, वरना इतना सारा सिलेबस हल्का है। क्वेश्चन एक तरह से आउट है नहीं जी, 4 ऑप्शन है तो उसमें से खोज के आपको बनाना है। एक तरह से समझिए कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमेशा आउट होता है। अगर आप पढ़े हैं तो याद आ जाएगा तो आप रंग दीजिएगा। लिखने वाला है तो लिखने वाला भी 85 नंबर का है, तो फेल कौन होगा? जब 33% पे आपको रिजल्ट देता है 3rd डिवीजन, फेल होने का कोई संभावना ही नहीं है। चलिए इधर आइए, 9 नंबर हो गया, वही है पीस ऑफ नोबल वर्क। ठीक है, 10 नंबर में आइए। कहता है द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया। कहता है कि देयर वाज रोट एट द टॉप 2 in thousands of young intellectual trained in English school for job and did not accept his limited civil services. This town and cities were flooding with unhappy young men, and cultured and well educated who could not find no jobs were not allowed by the old superstructure of empire to create them. अब बात क्या है ना कि उस ज़माने में भी, अच्छा कोलोनियलिज्म सिस्टम जानते हैं, ठीक है। कहता है कि अभी बताया ना कि छोटा छोटा एरिया प्रांत दे दिया जाता था अंग्रेज़ सबको कि संभालो, ठीक है। अब मान लीजिए कि पटना है, ये जो हम लोग इलाका में है, कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है रे? जो हम लोग जिस इलाका में रहना, कौन इलाका है? गोपाल मार्केट, नया टोला है ना। उधर आगे और बढ़ जाओ तो दरियापुर, उधर और आगे बढ़ जाओ बाकरगंज, ये नया टोला, फिर भिकना पहाड़ी। तो मान लीजिए कि नया टोला कॉलोनियल सिस्टम के अंतर्गत आया और इसके कोई रूलर है, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया, हम पे जो अपॉर्चुनिटी है चार्ज करना। चार्ज का मतलब क्या? प्रताड़ित करना। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज करना, प्रताड़ित करना। तो हमें क्या किया जा रहा है? कॉलोनियल सिस्टम के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हुआ क्या कि जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, अब कई लोग होते हैं पढ़ाई करते हैं बौद्धिक क्षमता का विकास होने के लिए। कोई पढ़ाई करते हैं कि चलो भाई पढ़ा लिख के हमको जॉब लगेगा तो हमें घर की स्थिति क्या होगा? अच्छी होगी, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा रहेंगे अच्छी तरीके से। तो वही चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ जो है पूरा गाँव का गाँव एकदम सड़ा दिया है। इतना बदतर स्थिति है, रॉटन होता है ना, सड़ा हुआ, रॉट ऑन द टॉप। मतलब गाँव की स्थिति काफ़ी क्या ज़्यादा बदतर है। क्या है कि हज़ारों हज़ार के रूप में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्रेंड इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें मतलब स्किल है, जिसके पास नॉलेज है,
कहता है कि कहाँ से, ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल फॉर द जॉब बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस। कहता है कि हज़ारों हज़ार के रुपए बच्चे जो है इंग्लिश स्कूल में क्या हुए हैं, ट्रेंड हुए हैं, अच्छा खासा उसके पास स्किल है, लेकिन क्या है, जॉबलेस हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज आया था जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सिविल सर्विस में पहले जब शुरू 1853 में प्रतियोगी परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, 1853 में। उस समय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग 53 से 56, 57 के समय भी तो कैनिंग ही था, उससे पहले डलहौजी, डलहौजी के बाद शायद कैनिंग था। तो उसी समय क्या हुआ था, प्रतियोगी परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया कि सिविल सर्विसेज कराएंगे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस 3rd रैंकर, पढ़ा लिखा आदमी था, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हुए थे, समझा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के कहने पर आ गए, फिर 1922 में बंद कर दिए। बहुत भड़के थे सुभाष चंद्र बोस, जब करना ही नहीं था। तो बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं 1939-40 के बाद। अब होता क्या है कि 1853 में प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ। लोग बोला कि इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या करेंगे, लोगों को भर्ती करेंगे, यानी जो भारतीय जो काबिल होगा उसका हम लोग प्रतियोगी परीक्षा करा के, जो IAS IPS जो आजकल होता है वो उस समय ज़माने में। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना, पहले ही बेचारा क्वालिफाई करके अटेम्प्ट में टॉप आ गया। अब उन लोग को लगा कि इन लोग को तो अपॉर्चुनिटी देंगे, तो जब मान लिए कि जिला का मतलब क्या हो गया, मालिक हो गया, तो अपने अनुसार करेगा, रोक लगा दिया, बोला नहीं करना नहीं है। यानी आप पढ़े लिखे भी हैं तो छोटे छोटे स्तर में जॉब करिए, क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, ये सब के तौर पे। इंग्लिश स्कूल में पढ़ा लिखा ट्रेंड विद्यार्थी है और उसको जॉबे नहीं मिल रहा है। गांव के गांव, पूरा शहर का शहर, इन्होंने लिखा है, कहता कि द टाउन्स एंड सिटी वर फोर्डिंग विद एन हैप्पी यंग मैन। पूरा का पूरा शहर क्या है, मतलब अथी बबलिंग कर रहा है, अनहैप्पी यंग मैन है। पूरा का पूरा लोग क्या है, यंग मैन जो है नाखुश हैं। कह रहा है कि कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, जो क्या है, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है। और यह जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया एम्पायर के द्वारा, वो जॉब भी नहीं क्रिएट करता है। लोग मांग करते हैं, अभी जो गवर्नमेंट में होगा उससे मांग करेगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जिस स्टेट में भी हो, बोलेगा हमें जॉब दीजिए। और जॉब दे के कोई एहसान नहीं करता है। हमारे देश को चलाने के लिए हर एक विभाग में कर्मचारी की ज़रूरत है, और यह किसी भी सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि देश को जितना चलाने के लिए कर्मचारी की ज़रूरत है, आप उसे बहाल की जाए। स्थिति अभी सही नहीं है। लोग वैकेंसी को दाब के रखते हैं, किस टाइम के लिए, इलेक्शन के समय में। 4 साल कोई वैकेंसी नहीं, 1 साल पूरा ज़बरदस्त वैकेंसी, और उसके बाद उसको वोट गएगा फिर आगे आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें चल रहा है। कोई सरकार हम पे एहसान नहीं करती है। हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, मौलिक कर्तव्य में, कि हमें देना है, वो आसान नहीं करेगा, बल्कि देश को चलाने के लिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसकी भर्ती आपको निकालना अनिवार्य है। लेकिन होता है यहाँ कुछ और ही है। यहाँ देखो वही वाला है, कहता है कि बट द रियल प्रूफ ऑफ इविल आई से अगेन वाज इन द मिजरेबल विलेज। कहता है अगर रियल वाकई में शहर का तो थोड़ा बहुत स्थिति भी सही है, गांव का तो एकदम बदतर है। कहता है कि आई थाउट आई हैड बीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना एट आई सॉ द इंडियन विलेज आई न्यू दैट द चाइनीज पीजेंट वाज रिच इन द कंपेरिजन। कहता है कि उन्होंने, लेखिका कहाँ रहती थी, चाइना में, तो उनको लगा कि मैंने गरीबी चाइना में देखा है। लेकिन जब उन्होंने इंडिया की गरीबी देखी, इंडिया के गाँव को जाना, तो लगा कि चाइनीज़ किसान जो हैं भारतीय किसान से ज़्यादा अमीर हैं। क्या है, वो ज़्यादा सुखी हैं। ठीक है, कहता है द ओनली द रशियन पीजेंट आई हैड सीन ईयर्स बिफोर कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर ऑल दाउ द रशिया वाज अ डिफरेंट क्रिएचर एंड inferior in many ways, for the Indian peasant was like Chinese in the beginning, a personally initially civilized। अब बात क्या है कि भारत, देखो अब रसिया के साथ क्या है कि उसके पास लैंड एरिया बहुत है। सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है, लेकिन उसकी जनसंख्या क्या है? कम है, और वो लोग खेती नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बहुत कुछ कमी है। फर्टिलाइज़र लैंड होना चाहिए। साइबेरिया जैसे ठंडा प्रांत है, वहाँ पे -50 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, वहाँ पे कोई खेती करेगा। लेकिन यहाँ लेखिका का कहना है कि भारतीय किसान की जिस स्थिति हो रही है, इससे ज़्यादा बेहतर कहीं चाइनीज किसान लोग हैं। ठीक है,
लेकिन जस्ट बराबर रसिया के बराबर इंडियन के जैसा है, जो मैंने बहुत पहले रसिया में जाके देखा था। लेकिन रसिया क्यों है ऐसा वहाँ के किसान? क्योंकि इसके साथ कुछ माइनर प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र लैंड नहीं है, वैसा वातावरण नहीं है, तो एक तो बेचारा उसके पास संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उस स्थिति में है। लेकिन यहाँ लोगों को ऐसा बनाया गया, समझ रहे बात को? कहता है द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रीजन हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल इफ दाउ ही कुड नॉट रीड एंड राइट। कहता है द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल इवन दाउ कुड नॉट रीड एंड राइट। कहता है देखो ऐसा भी है कुछ कुछ कल्चर में, जैसे कुछ रिलीजन में वो ऐसा भी बोल दिया गया, कुछ जातियों में कुछ ऐसा में कि क्या करना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, ठीक है, खास करके लड़कियों को नहीं करना है, जॉब नहीं करना है। अब तो हम लोग यहाँ ग्लोबल स्टेट में हैं जहाँ आपके पास बहुत सारा क्या है, आपको सब कुछ जानते हैं तब ना कि हाँ भाई फलाना का बेटी जा रही है जॉब करने तो मेरा भी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप कैसे जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। आजकल क्या है, पूरा का पूरा दुनिया ही आपके हाथ में है ना, क्या है नहीं है सब कुछ आप देख रहे हैं। बेटी पढ़ने गई कि नहीं गई है, कहाँ काम पे सही से गई है कि नहीं गई है, तो सेफ्टी आप फील करते हैं। पहले ऐसा उतना सेफ्टी नहीं था। तो कई मतलब हमारे समाज ने ही, ठीक है, मानव जाति ने क्या किया, अब एक तरह से डिजाइन कर दिया फैमिली लाइफ को, कुछ फिलोसफिकल चीज़ें दे दी गई कि लड़की पढ़ाई नहीं करेगा, वो लिख नहीं सकते हैं, ये हमारे बातें माइंड में क्या सॉल में बैठा दिया गया। अभी भी गांव की लड़कियां मैट्रिक इंटर कर ले, उसके बाद सबसे जो पहला प्लानिंग आता है शादी कर लेने, शादी कर दो भाई मैट्रिक इंटर पढ़ के। तो वुमेन एम्पावरमेंट करेगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? वो सब की चीज़ में हम थोड़ा जिक्र करते हैं कि नहीं, कुछ इंडियन में भी कमी है। कहता है एंड द चिल्ड्रेन अ लिटिल चिल्ड्रन ऑफ इंडियन विलेज हाउ दे टोर माई हार्ट थिन बिग बेलीड एंड ऑल विथ व्यूज सैड आइज। अब यहाँ पे महिला को रोना आ जाता है एक स्थिति देख के कि जो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहता है कि उसके हाथ पैर बिल्कुल पतला है, पेट जो है वो निकला हुआ है, ठीक है, और आँख जो है पूरा का पूरा धंसा हुआ और डार्क है। पहले एक बीमारी चलता था रिकेट्स, ठीक है, ऑप्थेल्मेसिस से बुढ़ापा में होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। सही न्यूट्रिशन से अगर 14 साल तक बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसका बॉडी का पार्ट्स डेवलप नहीं करेगा, हाथ हो पैर हो चाहे जो कुछ भी हो। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि गांव के जो बच्चा है उसके हाथ पर कैसा है, थिन है, कुपोषण से पेट क्या है पूरा का पूरा निकला हुआ है। इमेजिन करके देखिए, आप देखिएगा कि रिकेट्स जो पेशेंट रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, आपको दिखाएगा जैसा बोल रहे हैं वैसे ही। आँख पूरा धंसा हुआ और कैसा है, डार्क है, ठीक है। और ये चीज़ नज़ारा देख के क्या होता है, परले से बक को रोना आ जाता है, पूरा दिल हृदय से रोना आ जाता है उसको। कहता है कि आई वॉन्डर देन द इंग्लिश मैन कुड लुक देम नॉट एक्यूज हिमसेल्फ। कहता है कि 300 ईयर ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड रूल। कहता है कि एंड कुड बी दियर चिल्ड्रन लाइक दिस। कहता है कि जो इंग्लिश मैन है, इंग्लिश मैन का मतलब क्या, जो इंग्लैंड के लोग हैं जो यहाँ पे शासन कर रहा है, वो अपने आप को क्या इसके लिए दोषी नहीं मानता? किनका कहना है? चार्ल्स बक का कहना है। कहता है कि यह जो 300 साल से पूरे वर्ल्ड में जो राज कर रहा है, कौन? इंग्लैंड। क्या इसके बच्चे भी ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि कैसे शासन करना है, जिनको ये पता है कि कैसे देखभाल करना है, और उनके बच्चे ऐसे होंगे? ठीक है। कहता है यस मिलियन ऑफ देम। कहता है कि नहीं, आप तो बहुत पहले से ही कर रहा है। कहता है कि ए फाइनल इंडिक्टमेंट श्योरली वाज द लाइफ ऑफ अ स्कैन, इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। और ये आपको बहुत जान का सर्ज होगा कि जिस समय महिला भ्रमण करने आई थी उस समय हम लोग का जो लाइफ ऑफ स्पैन था, पूरी ज़िंदगी जो जीने का समय था, 27 साल था। इमेजिन करिए, इस 27 साल में ही अंदर में आपको जन्म हुआ, आपकी शादी वादी भी हुई, आपके बाल बच्चे भी हुए, और आप दुनिया छोड़ के चले भी गए। समझ रहे हैं? 27 साल में। आज तो 30 साल बाद आदमी शादी करता है, उस समय लाइफ ऑफ स्पैन कितना था? 27 ईयर ओल्ड। बताओ, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला, पेपर में सवाल बनता है इससे। कहता है कि 27 ईयर्स नॉट वंडर देन द लाइफ हैस्टेंड द मैन मैरिड विद द यंग, सो यंग देयर कुड बी चिल्ड्रेन एज मेनी एज पॉसिबल बिफोर द डाइड। कहता है कि होता क्या था ना
कि एक तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाता था, 12-13 साल होते होते शादी ब्याह हो गया। तो कई जो होते थे महिलाएं, लड़की जो भी है, वो तो डिलीवरी के टाइम ही कितना दम तोड़ देती थी। कुछ डिलीवरी के बाद उसको वीकनेस वगैरह हुआ तो दम तोड़ दिया। तो बॉडी तो उतना थी सेट नहीं रहता है उस वजह से कि वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सके। कहता है कि आई लव्ड इंग्लैंड रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नी देयर, बट इन इंडिया आई सॉ एंड इंग्लैंड आई डिड नॉट नो। कहता है कि एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी द इंग्लिश इन मेनी वेज, फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, द पीपल हु ब्लेड द वे ऑफ ऑल ऑफ अस टू अचीव द राइट मैन टू द रूल देमसेल्फ। इफ colonialism could so corrupt even these, then needed none of us dare to become the rules of empire। कहता है कि भारत भ्रमण करने से पहले, ठीक है, ये जो है मैडम कौन, परलेस बक कहाँ गई थी, इंग्लैंड भी गई थी। इंग्लैंड गई थी तो इंग्लैंड उनको बहुत प्यार था, है ना, इंग्लैंड से बहुत प्यार भी करती थी। वहाँ के लोगों से, वहाँ के उन्होंने कल्चर को देखा, वहाँ के डेवलपमेंट को देखा। लेकिन जब वही इंग्लैंड को कहाँ देख रहे हैं, भारत में, तो वो सरप्राइज हो जा रहे हैं। किस बात से सरप्राइज हो रहे हैं कि वह वही इंग्लैंड है जिसके बारे में मैंने वहाँ देखा, मैंने सुना, मैंने जाना। और कहता है कि अगर वाकई में वही इंग्लैंड है तो इसे लोगों को कॉलोनियल सिस्टम में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने कहता है, ये भी बताया कि इंग्लैंड का लोग जब इंग्लैंड में वहाँ पे गया तो लेखिका को लगता है कि फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ है, क्या है, धरती के सबसे बढ़िया लोग हैं। लेकिन जब यहाँ पे देखा तो क्या हो जाता है, ब्लेस्ड कर जाती है, सरचकित कर जाती है। कहता है कि द कॉलोनियल सिस्टम है बहुत करप्ट है, और कहता है कि और कोई भी इसको हिम्मत भी नहीं कर रहा है, जो यहाँ के जो एम्पायर है, जो रूलर्स है, उसको बोलने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है। ठीक है, हो गया, समझ रहे बात को। तो 10 तक, और आगे हमें लगता है कि अगला क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अभी और है, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट्स आएगा इसका।